अस्सलामुअलैकुम। हम आपको अपने चैनल लिटरेरी सर्कल में खुशामदीद कहते हैं। अच्छा, आज हम टॉपिक जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है ट्रांसलेशन एज री राइटिंग। ये जो कल्चरल एंड आइडियोलॉजिकल टर्न है उसमें जो तीन मेजर फैक्टर है एरियाज है जहाँ पर कल्चरल ट्रांसलेशन को अफेक्ट करता है, ये उनमें से सबसे पहले नंबर पर है ट्रांसलेशन एज री राइटिंग। एंड देन हम ये डिस्कस करेंगे कि इनमें कौन कौन से एलिमेंट है जिसके ज़रिए ये होता है, एंड कौन कौन से एलिमेंट है या फैक्टर है जो कि ये ट्रांसलेशन इज री राइटिंग प्रोड्यूस करते हैं। अच्छा, तो यहाँ पर जो ट्रांसलेशन इज री राइटिंग है, इस पर जो इसने काम किया था है वो एनरी लिफ्रो। जिस तरह कल्चर एंडोलॉजिकल टर्म में एनरी लिफ्रो और बेजनेट ने इस पर वर्क किया था, तो यहाँ पर जो है वो एनरी लिफ्रो ने ट्रांसलेशन इज री राइटिंग इस पर फोकस किया है। अब ट्रांसलेशन इज री राइटिंग का मतलब ये है कि जब आपके टारगेट टेक्स्ट के रीडर है उनको ये फील हो सके कि ये जो ट्रांसलेशन हुई है ये एक सोर्स टेक्स्ट है। लेट सपोज फॉर एग्जांपल टू लैंग्वेजेस है, वन इज सोर्स एंड देन वन इज टारगेट। सोर्स टेक्स्ट आप अरबी का ले ले और टारगेट टेक्स्ट आप उर्दू का ले ले। जब एक अरबी से उर्दू में ट्रांसलेशन की जाती है और उर्दू वाले रीडर को ये फील हो कि मैं जो ये टेक्स्ट पढ़ रहा हूँ ये उर्दू में ही ओरिजिनली प्रोड्यूस हुआ है, तो इस टाइप के टेक्स्ट को कहा जाता है री रिटन या ट्रांसलेशन इज री राइटिंग। अब ट्रांसलेशन इज री राइटिंग ये होता है कि आप जो मल्टीपल फैक्टर है उनकी बुनियाद पर इसे कहा जाता है, वो है पावर, आइडियोलॉजीज, इंस्टीट्यूशन एंड मैनिपुलेशन। अब पावर का मतलब ये है कि पावर कंपेल करता है एक ट्रांसलेटर को कि वो इसे इस तरह से ट्रांसलेट करे कि ये एक री रिटन लगे या ओरिजिनल टेक्स्ट लगे। देन आइडियोलॉजीज़, फिर इंस्टीट्यूशंस होते हैं, और फिर एक मैनिपुलेशन ऑफ द वर्क होता है, वो भी इसमें आता है। अब पावर की एग्जांपल अगर आप लेना चाहें तो आप हिटलर को कंसिडर कर सकते हैं कि उसके दौर में जो ट्रांसलेशन हुई है तो वो सारे ट्रांसलेशन को पहले देखता था, उसने उसके लिए एक बोर्ड बनाया था, फिर वो उसके बाद एक्सेप्ट होती थी वो ट्रांसलेशन। एंड देन जिस तरह एलिज़ाबेथन एज में है, जो एलिज़ाबेथ वन है शेक्सपियर के एज में, वो भी इस तरह की ट्रांसलेशन एक्सेप्ट करते थे जो कि उनके स्टैंडर्ड के मुताबिक हो और उनकी आइडियोलॉजीज़ को उनमें फॉलो किया गया हो। अगर इनमें वो पैरामीटर या वो क्वालिटी ना होती तो वो उस ट्रांसलेशन को एक्सेप्ट नहीं करते थे, उन्हें रिजेक्ट करते हैं। तो इस तरह एक कल्चर ट्रांसलेशन को इफ़ेक्ट करता है। ओवरऑल जो टॉपिक डिस्कस हम जा रहे हैं दिन फिर ये है कि कौन इस ट्रांसलेशन को कंट्रोल करता है, कौन इसे री राइटिंग कंसिडर करता है या इसे इज री राइटिंग प्रोड्यूस करता है एक ट्रांसलेशन को। तो उनमें सबसे जो पहले है वो है प्रोफेशनल विद इन द लिटरेरी सिस्टम। वो प्रोफेशनल जो उसी लिटरेरी सिस्टम में वर्क करते हैं या परफॉर्म करते हैं एक एक्शन। देन पैट्रनेज आउटसाइड द लिटरेरी सिस्टम। लिटरेरी सिस्टम मतलब सोर्स टेक्स्ट या टारगेट टेक्स्ट या ट्रांसलेटर या टीचर, मतलब जो इन्वॉल्व होते हैं इस फिनोमेना में, ट्रांसलेशन में, टीच करने में, रिसीव करने में। उनके अलावा जो लोग होते हैं जो इनको कंट्रोल करते हैं आउटसाइड ऑफ द लिटरेरी सिस्टम। एंड थर्ड नंबर पर आता है डोमिनेंट पॉलिटिक्स। तो इसमें सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट है वो है प्रोफेशनल विद इन द लिटरेरी सिस्टम। अब इन प्रोफेशनल में कौन कौन आता है, तो इसमें आता है क्रिटिक्स आता है एंड रिव्यूअर्स। अब क्रिटिक किस तरह एक ट्रांसलेशन को कंट्रोल करता है, उसे री राइटिंग करता है, तो वो इस तरह के जब फॉर एग्जांपल एक ट्रांसलेटर एक ट्रांसलेशन करता है और जब वो उसे क्रिटिक के सामने रखता है या रिव्यूअर के सामने रखता है, तो वो क्रिटिक या रिव्यूअर अगर उस पर अच्छे रिमार्क्स दे तो वो अप्रूव हो जाती है। लेकिन अगर वो इस पर नेगेटिव कमेंट पेश करे और इसमें कहे कि इसमें हमारी जो आइडियोलॉजीज़ है या हमारा जो सिस्टम है या हमारे जो सोसाइटी की जो नॉर्म्स है उसको हर्ट किया गया है, उनको नुकसान पहुंच सकता है इससे, तो फिर वो इस ट्रांसलेशन को डिने करते हैं। देन जो टीचर होता है, लेट सपोज एक टीचर है, वो ये डिसाइड करता है कि मैंने कौन सी बुक पढ़ानी है, कौन सी ट्रांसलेटेड वर्जन पढ़ानी है,
और इस ट्रांसलेटेड वर्जन को किस तरह पढ़ाना है। देन मोस्ट इम्पॉर्टेंट वो है ट्रांसलेटर, क्योंकि जिस तरह हमने फिट्जजेराल्ड जो एग्ज़ाम्पल है कि उसने एक आइडियोलॉजी के तहत एक ट्रांसलेटेड वर्जन को अफेक्ट किया था, और वो क्या था कि वो एक पर्शियन पोइट जो था उमर ख़याम, उसके कुछ वर्क को वो ट्रांसलेट कर रहा था अपने लैंग्वेज में, और वो उसके नज़दीक पर्शियन जो लैंग्वेज थी या पर्शियन जो कल्चर था वो उसके नज़दीक बहुत ही इन्फीरियर था, वो इसको एक बारबैरिक कल्चर कंसिडर करता था। सो इसी वजह से उसने आज़ादी हासिल की और उसने लिबर्टी ली ट्रांसलेशन में, और जो पर्शियन के जो कल्चर था, उनके जो आइडियोलॉजीज़ थे, उनके जो सोशल नॉर्म्स थे, उनको रिप्लेस किया अपने ही कल्चर और नॉर्म्स और आइडियोलॉजी से। तो ये होता है कि एक ट्रांसलेटर किस तरह एक ट्रांसलेशन को एज ए री राइटिंग प्रोड्यूस करता है। ये पॉइंट नंबर 1 क्लियर हो गया, जो इफेक्ट करते हैं ट्रांसलेशन को और कंट्रोल करते हैं। देन पॉइंट नंबर 2 इज़ ए पैटर्नेज आउटसाइड द लिटरेरी सिस्टम। अब इसमें आता है जो मेन है वो है पावर, कि आउटसाइड द लिटरेरी सिस्टम एक ही चीज़ है और वो है पावर, और उस पावर की बुनियाद पर लोग ट्रांसलेशन को कंट्रोल करते हैं, एंड वो है इंस्टीट्यूशनल पावर या इंडिविजुअल पावर। इंस्टीट्यूशनल पावर में आता है पॉलिटिकल, रिलीजियस एंड सोशल। ये जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है या किसी सोसाइटी की रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है या सोशल इंस्टीट्यूशन है या जो सोशल इंस्टीट्यूशन है किसी इलाके का, तो वो ट्रांसलेशन को एक्सेप्ट या डिनाई या डिसमिस कर सकते हैं। लेट्स सपोज एक मुस्लिम एक सोर्स सोसाइटी जो है या सोर्स लैंग्वेज है वो है मुस्लिम, एंड देन एक टारगेट जो उसमें ट्रांसलेशन हो रही है वो है फॉर एग्जांपल हिंदू। तो अगर मुस्लिम ऐसे वर्ड्स या एक मुस्लिम वर्क में इस तरह की रिलीजियस प्रीचिंग होती है इस्लाम की, तो एक हिंदू उसको या एक क्रिश्चियन उसको उसकी जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है या पॉलिटिकल रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है, तो वो एक इस तरह के ट्रांसलेशन को एक्सेप्ट नहीं करेगी टारगेट टेक्स्ट को, जिसमें वही ही मुस्लिम प्रीचिंग हो, या वाइस वर्सा इस तरह मुस्लिम भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि उसमें हिंदू की प्रीचिंग हो। देन नेक्स्ट चीज़ जो है वो है इंडिविजुअल पावर। इंडिविजुअल पावर की एग्जांपल आप हिटलर ले सकते हैं, वो एलिज़ाबेथ द फर्स्ट ले सकते हैं, एंड देन बिजनेसमैन जो होते हैं वो ले सकते हैं, क्योंकि वो एक ऐसे वर्क को प्रमोट नहीं करना चाहते जिसके एनिमीज़ का उससे फ़ायदा हासिल हो। अब ये जो पैटर्नेज सिस्टम है ये क्यों होता है और क्यों वो इस ट्रांसलेशन को कंट्रोल करते हैं, तो उनकी 3 एलिमेंट है पैटर्नेज के, वो है नंबर फर्स्ट आइडियोलॉजिकल, सेकंड इकोनॉमिक, एंड देन स्टेटस, नंबर थर्ड स्टेटस कंपोनेंट। आइडियोलॉजिकल का मतलब यह है कि कोई अपने आइडिया को डिग्रेड नहीं करवाना चाहता। लेट सपोज आप एक वर्क है वो ट्रांसलेट करना चाहते हैं, आप फॉर एग्जांपल एक सोशलिस्ट है या मार्क्सिस्ट है, और एक बंदा वो आप पावरफुल भी है, और एक बंदा ट्रांसलेशन करवा रहा है आपकी सोसाइटी में, और उस ट्रांसलेशन में कैपिटलिज्म के फ़वाइद या कैपिटलिज्म के जो एस्पेक्ट है वो बयान किए गए हैं, तो आप इसको स्टॉप करेंगे, इसको अप्रूव नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें ये आपकी आइडियोलॉजी के अगेंस्ट जाता है। नेक्स्ट जो है वो इकोनॉमिक एलिमेंट है या इकोनॉमिक फैक्टर है। तो ये फाइनेंशियल सिचुएशन ऑफ द राइटर एंड जो ट्रांसलेटर है उसको डिस्क्राइब करता है, कि अगर कोई अथॉरिटी या कोई पर्सन उसे फाइनेंशियली ज़्यादा सपोर्ट करता है, आप सिंपली कह लें कि उसे रिश्वत देता है या उसे करप्ट करवाता है, तो वो ट्रांसलेशन को मोल्ड कर सकता है। एंड एक ट्रांसलेटर वो उसमें से कल्चर, जो सोर्स कल्चर है या सोर्स लैंग्वेज है, उसके जो एलिमेंट है, उसकी जो रिलीजियस एलिमेंट है, उसकी जो सोशल नॉर्म्स है, स्टैंडर्ड है, उसको रिमूव करके उसमें वो डोमेस्टिकेशन करवा के अपने जो टारगेट कल्चर है उसी की चीज़ें इंक्लूड करता है। नेक्स्ट जो स्टेटस कंपोनेंट है, तो वही ये स्टेटस उस टेक्स्ट की स्टेटस को ज़ाहिर करवा सकता है कि हाउ दिस टेक्स्ट शुड ऑपरेट ऑन द टारगेट कल्चर, और उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। एंड देन द डोमिनेंट पोएटिक्स, ये पॉइंट नंबर 3 है, और इसको 2 पार्ट में तकसीम किया गया है। एक है लिटरेरी डिवाइसेस और नेक्स्ट है सेकंड द कंसेप्ट ऑफ द रोल ऑफ लिटरेचर। अब डोमिनेंट पोएटिक्स का मतलब ये है कि एक
ट्रांसलेटर जब ट्रांसलेशन करवाता है तो वो ये देखता है कि जो उसकी टारगेट कल्चर में कौन सी चीज़ें डोमिनेंट है। लिटरेरी डिवाइसेस फॉर एग्जांपल आप जॉनरा ले ले, सिंबल ले ले या मोटिव या कैरेक्टर ले ले, तो वो एक कैरेक्टर को ट्रांसलेट कर सकता है, वो एक कैरेक्टर को शिफ्ट कर सकता है अपनी सोसाइटी के मुताबिक। इस जॉनरा को फॉर एग्जांपल अगर आप उर्दू से एक ट्रांसलेशन करवाते हैं इंग्लिश में या पश्तो से, तो पश्तो पोइट्री में एक ऐसा जॉनरा होगा कि जो इंग्लिश में अवेलेबल नहीं होगा, तो वो उसको चेंज करता है अपने जो डोमिनेंट पोइटिक्स से इंग्लिश लैंग्वेज में, उनमें वो उसे चेंज करता है। और इसी तरह कुछ सिंबल होते हैं जो एक सोसाइटी में तो एक तरह से ऑपरेट करते हैं और दूसरी सोसाइटी में दूसरी तरह। आप जिस तरह हमने पढ़ा था ओवल, ओवल का जो सिंबल है वो यूके या इंग्लैंड में एक होशियार आदमी के लिए यूज़ होता है। हमारी सोसाइटी में पाकिस्तानी कल्चर में वो एक बेवकूफ़ या कमअक्ल इंसान के लिए यूज़ होता है। तो इसी तरह इन चीज़ों को डोमिनेंट पॉलिटिक्स को नज़र में रखकर ट्रांसलेशन की जाती है। और नेक्स्ट जो पॉइंट है डोमिनेंट पॉलिटिक्स में, वो है द कंसेप्ट ऑफ द रोल ऑफ लिटरेचर। मतलब लिटरेचर और सोशल सिस्टम का आपस में क्या ताल्लुक है। वो सोशल सिस्टम जहाँ पर ये लिटरेचर ऑपरेट करता है या एग्जिस्ट करता है। लेट सपोज अगर कोई इस तरह का लिटरेचर पाकिस्तान में प्रोड्यूस हो रहा है जो कि पाकिस्तानी सोसाइटी या पाकिस्तानी जो फ़ौज है या पाकिस्तानी जो पॉलिटिक्स है उसके अगेंस्ट है, और आप उसके अगेंस्ट ट्रांसलेशन करवाना चाहते हैं तो एक टेक्स्ट की, तो वो क्या आपको इजाज़त देंगे या नहीं देंगे? क्या वो ट्रांसलेशन यहाँ पर वर्क कर सकता है या नहीं? या ट्रांसलेशनल जो एजेंसीज़ है, जो इंस्टीट्यूशन है, क्या वो किस तरह की लिटरेचर को प्रमोट करवाना चाहते हैं? तो यही है द रोल ऑफ द लिटरेचर इन अ सोसाइटी। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।